नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपके कमोडिटी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देंगे। साथ ही कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग रणनीति बनाने में भी हम आपकी मदद करेंगे। आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछें 9136934058 पर। अपना नाम भेजें, अपने शहर का नाम भेजें, फिर सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे सोशल मीडिया पेज के जरिए भी अपना सवाल भेज सकते हैं। लेकिन आज सबसे पहले हम बात करेंगे राइस उत्पादन को लेकर। जिस तरह से पैडी सोइंग के जो नंबर आ रहे हैं अब तक काफ़ी कमज़ोर रहे हैं, क्यों ये कमज़ोर रहे हैं और क्या उत्पादन सरकार का जो अनुमान है उससे कम रह सकता है, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ जाने माने एग्री इकोनॉमिस्ट और पूर्व कृषि सचिव सिराज हुसैन साहब हैं फोन लाइन पर। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, पैडी को लेकर काफ़ी चिंता दिख रही है, क्योंकि जो बड़े स्टेट्स हैं, राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट, खास करके यूपी, पश्चिम बंगाल, बिहार जैसे राज्यों में मानसून की स्थिति काफ़ी ख़राब है। एक तरफ तो लंबे समय तक मानसून नहीं, ऊपर जो बुआई है वहाँ भी यील्ड की चिंता है, दूसरी तरफ बुआई भी पिछले साल से 12% तक कम है। क्या लग रहा है, क्या सरकारी अनुमान से क्या इस बार उत्पादन 10 से 15% कम रह सकते हैं क्या? देखिए, अभी तक जो आंकड़े सामने आ रहे हैं और जो लखनऊ के आसपास हमने जो पिछले एक हफ्ते में हालात देखे हैं, उससे ये बिल्कुल क्लियर है कि बहुत सारा ऐसा एरिया है जहां पर पैडी का ट्रांसप्लांटेशन हो गया है, लेकिन उसके बावजूद उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम होगी, क्योंकि जितनी इरिगेशन रिक्वायर्ड है वो दी नहीं जा सकी है। तो हालांकि सरकारी आंकड़े दिखा रहे हैं कि 12.5% पैडी का एरिया कम है, लेकिन मुझे लगता है कि जो ओवरऑल इम्पैक्ट होगा वो इससे भी ज्यादा होगा। और ये भी हमें याद रखना चाहिए कि पश्चिमी बंगाल में करीब 1/3 एरिया पैडी का इस साल बोया नहीं गया है, उसमें पैडी नहीं है। तो बिहार में भी हालांकि मानसून की स्थिति यूपी के मुकाबले में निस्बतन बेहतर है, लेकिन फिर भी नॉर्मल प्रोडक्शन बिहार में भी नहीं है। यानी बिहार, पश्चिम बंगाल और यूपी, इन 3 राज्यों को लेकर सबसे ज़्यादा चिंता, और यही वजह है कि अब डर लग रहा है कि गेहूं उत्पादन में इसी तरह से इनिशियल नंबर सरकार को रिकॉर्ड उत्पादन का अनुमान था, लेकिन उत्पादन बाद में सरकार ने एस्टीमेट को खुद ही कम किया, क्योंकि जिस तरह से यील्ड की चिंता, तापमान शुरुआती दौर से ही, फरवरी के महीने से ही गर्मी शुरू हो गई थी, उससे यील्ड पर भी असर हुआ, उत्पादन कम हुआ। इसलिए अलार्म करना, पहले से ही सतर्क रहना ज़्यादा ज़रूरी है, और यही राइस के केस में भी हो रहा है। जिस तरह के नंबर्स अभी तक इनिशियली दिख रहे हैं, बुआई कम है, यील्ड को लेकर भी इस बार काफ़ी चिंता है, क्योंकि बीच में जो गैप मानसून का काफ़ी था उससे यील्ड पर भी असर पड़ा है, और ये एक भारी पड़ सकता है, और सरकार को इसके लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि महंगाई के फ्रंट पर है। और सरकार की एक बड़ी बैठक भी होने वाली है आज। उस बैठक में अब ये भी खबर आ रही है, सोर्सेस ये बता रहे हैं कि चावल एक्सपोर्ट को बैन किया जा सकता है। आपको बता दें कि चावल एक्सपोर्ट में भारत ग्लोबल ट्रेड में 40% हिस्सेदारी रखता है। सर, क्या लग रहा है, एक्सपोर्ट अब पर पाबंदी लगाने का अब सही वक्त आ गया है क्या राइस एक्सपोर्ट पर? शायद हुसैन साहब के फोन लाइन ड्रॉप हो गए हैं। अब बीरेन वकील साहब भी हमारे साथ है। बीरेन सर, क्या ये सही वक्त है कि राइस एक्सपोर्ट को अभी रोक दिया जाए? क्यों, जिस तरह से दिक्कतें बढ़ी है, महंगाई की चिंता एक तरफ है ही, और यहाँ पर उत्पादन 15 से 20% तक कम हो सकता है, ऐसा कई एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं। तो क्या ये सही समय है? ये रेगुलेटरी पॉलिसी मेकिंग का सवाल है ये, बट मैं ऐसा मानूंगा कि फूड सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव के हिसाब से जो भी वाजिब फैसला है जो सरकार अब तक ले रही है, तो उस दिशा में शायद इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन आ सकता है। और एक बात ये भी है कि राइस के साथ इन द फॉर्म ऑफ राइस हम बहुत सारा पानी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये हाई वाटर कंज्यूमिंग कमोडिटी है। तो वैसे भी इसके एक्सपोर्ट से मुझे तो ज़्यादा खुशी नहीं होती है। सर, मॉनसून को लेकर भी काफ़ी चिंता है। क्या लग रहा है, बाकी कुछ ऐसे राज्य है, हालांकि आप जहां बैठे हैं गुजरात और राजस्थान को लेकर तो दिक्कत नहीं है, महाराष्ट्र में भी दिक्कत नहीं है, लेकिन जो नॉर्थ के राज्य है, नॉर्थ ईस्ट के राज्य है, वहां पर काफ़ी चिंता है। तो इससे ओवरऑल ग्रेन प्रोडक्शन को लेकर कितनी चिंता की बात है ये जो हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है, उसमें आपकी बात सही है कि इसमें मानसून
सेटिस्फैक्टरी नहीं रहा। राजस्थान सबसे बढ़िया रहा। शायद पिछले 15-20 साल में इतना बढ़िया मानसून मैंने नहीं देखा होगा। गुजरात में भी स्थिति काफ़ी अच्छी है, एमपी में काफ़ी अच्छी है, महाराष्ट्र में भी काफ़ी अच्छी। कहीं एक्सेस रेन का थोड़ा डैमेज जरूर है। तेलंगाना, एपी, कर्नाटक साइड भी थोड़ा एक्सेस रेन है, बट फिर भी ओवरऑल जो डेफिसिट की वरीज खासकर करके धान सेक्टर में है, स्पेशली छत्तीसगढ़ और स्पेशली यूपी अब तक बिलो नॉर्मल बारिश है। तो इस पे थोड़ा नज़र तो रखना चाहिए, क्योंकि हमारा जो वीट का जो एक्सपीरियंस है कि वीट की इन्वेंट्री हमारी जो बफर स्टॉक वो सब नॉर्मल है हमारी हिस्टोरिकल एवरेज से। तो ये देखते हुए, ये पर्सपेक्टिव से देखते हुए, फूड सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से चावल हाईली पॉलिटिकल सेंसिटिव तो रहेगी अगले दिनों में, ऐसा लगता है। यानी अब पूरा फोकस राइस पर हो सकता है, चावल पर हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से स्थिति खराब हो रही है और सरकार की तरफ से उस तरह के अब नंबर भी आने हो सकते हैं कि बंद हो जाए किस तरह के उत्पादन को, क्योंकि आने वाले समय में डाउनवर्ड रिवाइज ही करेंगे वो उत्पादन के नंबर्स को। चलिए खाने के तेल पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि खाने के तेल के दाम उम्मीद की जा रही कि अब धीरे धीरे कम होंगे। आज दोराब मिस्त्री साहब से भी हमने बात की थी, तो उनका कहना है कि सितंबर के महीने से गिरावट और बढ़ेगी और पाम तेल में सबसे ज़्यादा गिरावट आएगी। अब दीपेन जी, आपको क्या लग रहा है, कितनी गिरावट की आप उम्मीद कर रहे हैं खाने के तेल में यहाँ से? गुड इवनिंग। सबसे पहले शो पे बुलाने के आपका धन्यवाद। देखिए, गिरावट तो थोड़ी आ सकती है, बिकॉज हमने देखा है कि कंसोलिडेटेड एफर्ट रहा है खाने के तेलों में, इंटरनेशनल मार्केट्स पे भी थोड़ा प्रेशर रहा है, तो हम यहाँ से इजीली 4 to 5% की गिरावट देख सकते हैं। लेकिन ये प्योरली एकेडमिक पर्पस के लिए होगा, बिकॉज खाद्य तेल के कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अभी MCX और NCDX में लिस्टेड नहीं है ट्रेडिंग के लिए, लेकिन हम यहाँ से 4 से 5% की गिरावट आते हुए देख सकते हैं। 4 से 5 पर। वीरेंद्र सर, एक और खबर आ रही है सोर्सेज के मुताबिक कि पाम तेल वायदा शुरू करने पर सरकार विचार कर सकती है। आज इंडस्ट्री के साथ भी उनकी बैठक होगी और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में जैसे दाम कम होंगे तो फ्यूचर्स को वापस से शुरू भी किया जा सकता है। क्या ये सही वक्त होगा फ्यूचर्स को शुरू करने का, पाम फ्यूचर्स को? जो इसमें ऑर्गेनाइज सेक्टर है, बड़े कॉर्पोरेट्स या तो मल्टीनेशनल, उनके लिए तो हेजिंग और फॉरवर्ड प्राइसिंग सिग्नल, क्योंकि वायदा बाजार बेसिकली तो सिग्नलिंग डिवाइस है जो फॉरवर्ड प्राइसिंग का आपको सिग्नल देता है। तो छोटे कारोबारी या अनऑर्गेनाइज सेक्टर या तो स्मॉल सेक्टर जिसको बोलेंगे SME, उनके लिए वायदा बाजार हेजिंग के हिसाब से और बिजनेस डिसीजन के हिसाब से काफी अच्छा रोल रखता है। मैं ऐसा समझता हूँ कि कोई भी कमोडिटी सिस्टम, चाहे कॉटन हो या खाने के तेल हो या पल्सेस हो या ग्रेन हो, हेल्दी और वाइब्रेंट फ्यूचर्स होना और कैश फ्यूचर्स के बीच तालमेल होना बेहद जरूरी है। चलिए कुछ सवाल जवाब भी ले लेते हैं, आगे बढ़ते हैं शो से, एग्री मार्केट से। वायदा बाजार का कोर वायदा फ्यूचर्स की अब बात कर लेते हैं। हमारे साथ कुछ दर्शकों के सवाल भी हैं। पहला सवाल कार्तिक है MP से, इनका सवाल चांदी पर है। क्या लग रहा है चांदी में क्या करना चाहिए दीपेन जी? चांदी में थोड़ी और गिरावट आ सकती है, आज नहीं तो इस हफ्ते में। तो हमारा मानना ऐसा है कि 57,000 के आसपास अगर आती है तो वहां पे आप बाइंग करके चले, क्योंकि हमने बहुत ही अच्छा फास्ट रनअप देखा है, तो प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड था। लेकिन हमारा मानना है कि 56.5 के 57,000 के आसपास कहीं भी प्राइसेस रुक सकते हैं, तो वहां पे आप बाइंग करने की कोशिश करके पूरे हफ्ते में जब भी प्राइसेस वहां पे आते हैं। सर, आप गिरावट की पहली बात कर रहे हैं तो कितनी गिरावट के बाद एंट्री करें, कितना? जी, और थोड़ी यहाँ से सिमिलर 1000 पॉइंट्स टू 1200 पॉइंट्स की गिरावट आ सकती है। हमारा मानना ऐसे 56.5 टू 57,000 के आसपास प्राइसेस आते हैं, तो वहां पे आप बाई करने की कोशिश। ओके, यानी 1000-1200 रुपए की और गिरावट आने दे, फिर आप खरीदारी यहाँ पर स्टैगर्ड मैनर में कर सकते हैं। चलिए, भूषण है पुणे से, क्रूड के 7600 स्ट्राइक की कॉल है इनके पास, 300 पर खरीदा है, और नेचुरल गैस 600 के स्ट्राइक की पुट लिया है 12 रुपए पे। हालांकि दोनों में लॉस हो रहा है, नेचुरल गैस एक तरफ तेजी दिखा रहा है तो क्रूड गिर गया है काफी। वीरेंद्र सर, क्या करें अब? ये 7600 की स्ट्राइक है क्रूड की इनके पास, कॉल की, और पुट लिया है नेचुरल गैस,
600 स्ट्राइक की, क्या करें? मैं ऐसा मानता हूँ कि जो डायनेमिक ट्रेडर है उनको क्रूड में यूजुअली स्टेटल दोनों साइड की कॉल पुट में काम करना चाहिए और टाइम वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है, क्योंकि अब ये मार्केट पूरा डेल्टा न्यूट्रल हेजिंग का ही हो गया। जितने भी लोग हैं वो डेल्टा पे या जो डेल्टा गामा हेजिंग के थे उस पर ही चल रहे हैं। तो ओपन स्पेकुलेटिव काम जिसको करना है इसके लिए ये काम नहीं है, और क्योंकि इसकी जो टाइम वैल्यू है वो बेहद जल्दी से श्रिंक होती है। पर्टिकुलर मुझे गैस के जो पुट है उसमें शायद थोड़ा लग रहा है कि मे बी कि वो रियलाइज शायद हो सकता है, क्योंकि क्रूड की जो गिरावट है उसमें नहीं आई है, बट क्रूड के कॉल उन्होंने काफी महंगे लिए हैं, तो अभी इसमें निकल जाना चाहिए। जो भी बची टाइम वैल्यू है उसको कैप्चर कर लेना चाहिए, क्योंकि क्रूड थोड़ा कमजोर लग रहा है। ओके, और नेचुरल गैस में क्या करें? 600 स्ट्राइक की पुट है इनके पास। इसमें शायद कुछ मिल सकता है। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। इसके बंसल है ग्वालियर से। जिंक में इन्होंने 327 पे शॉर्ट पोजीशन बनाई है। अब अचानक से खबर आ गई यूरोप वाली, नीदरलैंड में एक स्मेल्टर बंद होने वाला है। उस खबर से जिंक में जबरदस्त तेजी दिख रही है। 6% एलएमई पर और 4% तक एमसीएक्स पर ऊपर है। दीपेन जी क्या करें? अब ये फंस गए हैं, अचानक से तेजी आ गई इतनी 6% की, अब क्या करें? निकले या अभी इंतजार करें, फिर से नीचे आएगा जिंक? जी देखिए, अगर हम पिछले हफ्ते की बात करें तो रविंद्र राव सर जी ने डेफिनेटली अपनी टॉपिक में जिंक बाई करने के लिए बताया था, और आप देखेंगे तो आज 15 रुपए की तेजी आई है। तो ऐसा एक्सपेक्टेड था कि बेस मेटल्स में थोड़ा पुल बैक आ सकता है और टॉप पिक में आपको जिंक पिक करना था बाई करने के लिए। तो ये थोड़ा ही विरोधाभास डायरेक्शन में इन्होंने ट्रेड लिया है। हमारा मानना ऐसा है कि एक बार आप हाई का स्टॉप लॉस रख दे, बिकॉज ये एक नए मूव की शुरुआत जैसा लग रहा है, और जिंक और लेड में आगे जाके और थोड़ी तेजी आते हुए हम देख सकते हैं। तो हमारा मानना ऐसा है कि जितना हो सके उतना जल्दी से आप स्टॉप लॉस रख के अपनी पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन से एग्जिट करने की कोशिश करें। ओके, दीपेन जी इनका सवाल लेड में भी है। लेड में क्या राय देंगे कि लेड में ट्रेड क्या करें? देखिए, लेड में 186 के ऊपर अगर मार्केट जाता है और थोड़ा टिकता है तो यहाँ से आप 190, 192 के लेवल्स अगले एक हफ्ते में या 10 दिन में आते हुए देख सकते हैं। तो हम सिर्फ ब्रेकआउट का इंतजार कर रहे हैं। एक बार डिसाइसिवली 186.5 के ऊपर का डिसाइसिव ब्रेकआउट मिल जाता है तो आप वहाँ पे बाई करके चल सकते हैं विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 180, 180 रुपए का स्टॉप लॉस है। सर, ये जो खबर आई है यूरोप से, नीदरलैंड के एक स्मेल्टर में 1 सितंबर से काम बंद होने वाला है और यूरोप के सबसे बड़े स्मेल्टर में से एक है, इसका क्या असर होगा? कितनी तेजी आप जिंक में यहां से देख रहे हैं? बीरेन सर, आपसे सवाल था। जिंक में काफी शॉर्टेज भी है, स्पेशली यूरोप में, क्योंकि दूसरी भी एक बड़ी कंपनी है उसके प्रोडक्शन में भी कटौती हुई थी, आगे भी शायद आ सकती है। और ये जो भी एलएमए में भी जो वारंट्स है, जो डिमैट स्टॉक जिसको कहेंगे हम, उसमें भी धीरे धीरे गिरावट आ गई है, और समझो कि 10 साल की लो पे इन्वेंट्री होगी। तो थोड़ा इनवर्ट मार्केट है, और स्पॉट प्रीमियम खास करके इसके बेहद टाइट है। यूरोपियन एंटवर्प स्पॉट प्रीमियम है वो करीबन $400 ओवर एलएमई कैश है। अमेरिका में करीबन $800 प्रीमियम चल रहा है कैश का। मेस हाजिर में मार्केट इतना तेज है, प्रीमियम पे कोट हो रहा है। इवन कैश 3 मंथ भी $90-95 की इनवर्ट यानी बैकवर्डेशन पे है। तो इसमें शॉर्ट सेल में नहीं जाना चाहिए। पिछले 6 महीने से ये पर्टिकुलर मेटल में दोनों साइड वाइड मूव आ रहे हैं, बट सेल साइड में जो भी इनवर्ट मार्केट होता है ना, उल्टा बदला वाला, उसमें मैं शॉर्ट की सलाह नहीं देता। चलिए अगले दर्शक है हीरालाल, राजसमंद से हैं। नेचुरल गैस 691 रुपए पर शॉर्ट किया है, क्या करना चाहिए दीपेन जी इनको? नेचुरल गैस में शॉर्ट पोजीशन है 691 की। देखिए, काफी डिफिकल्ट है। अगेन नेचुरल गैस एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ अभी भी तेजी के ट्रेंड में ही है, और काफी बड़ी मूव्स आती है। तो रिटेल निवेशकों को थोड़े पुट्स अगर शॉर्ट करना भी हो, नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर शॉर्ट करना भी हो
तो भी पुट्स के जरिए करें ताकि आपका प्रीमियम जो है उतना ही आपका रिस्क हो जाए। यहाँ पे क्या है कि पोटेंशियल अनलिमिटेड अपसाइड हो जाता है, स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड करेंगे तो लॉस काफी होने की आशंका है। अगेन सिमिलर स्ट्रैटेजी, आज के हाई का स्टॉप लॉस रख के आप अपनी पोजीशन को होल्ड करें और उम्मीद रखें कि कल आपको कहीं भी थोड़ी डिप मिले वहां पे निकल जाए। ट्राई कीजिए कि मार्केट को टॉप करने की कोशिश ना करें, एक बार ट्रेंड डिसेसिवली नीचे की तरफ आ जाता है उसी करने की रणनीति रख सकते हैं। ओके, चलिए अब अगले दर्शक हमारे साथ मयंक गुप्ता हैं यूपी से। कॉपर और एल्युमिनियम में आज कैसे ट्रेड करना चाहिए? बीरेंद्र सर, आपकी सलाह क्या है कॉपर और एल्युमिनियम पर? कॉपर में 670-71 के आसपास शॉर्ट किया जा सकता है। 678 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। 660 का लक्ष्य रख सकते हैं। स्ट्रिक्टली इंट्राडे नहीं है, कल तक इसकी वैलिडिटी है, मींस 2 दिन की अवधि का ये कॉल है। एल्यूमिनियम में मार्केट सीमित दायरे में है, यहाँ 208 के आसपास मैं बाइंग प्रेफर करूंगा। 206 का स्टॉप लॉस और अपसाइड में 213, 214, बट ये 4-5 दिन का नजरिया है ये, क्योंकि ये काफी स्ट्रॉन्ग मूविंग मेटल है। कॉपर और एल्युमिनियम, कॉपर आपको कल तक के लिए जो सेल कॉल दिया है 671 रुपये पे सेल करें 660 के टारगेट के लिए, जो मौजूदा लेवल है वहाँ से करीब करीब 3-3.5 रुपये ऊपर सेल करना है। वहीं एल्युमिनियम को आपको 208 पर बाई करना है। चलिए, ये 2 कॉल आपके लिए है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक का सवाल लेते हैं। स्वप्निल है औरंगाबाद से, सिल्वर माइक्रो में जानना चाह रहा है कि इंट्राडे और पोजिशनल के लिए किस टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करें। ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के तौर पर जानना चाह रहा है कि किस टाइम फ्रेम पर वो इस्तेमाल करे ताकि बेहतर ट्रेडिंग रणनीति बना पाए। टेक्निकल एनालिसिस की बात कर रहे हैं। दीपेन जी, क्या सलाह देंगे? सिल्वर माइक्रो में कैसे ट्रेड करना चाहिए इनको? देखिए, एक ही मिनट में मैं बता देता हूँ। अगर आप कोई भी एनालिसिस करते हैं तो आपको यही समझना जरूरी है कि लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम्स क्या चल रहे हैं, उसी के बेसिस पे आप शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग करें। तो अगर आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 3 टाइम फ्रेम से 5 टाइम फ्रेम पीछे जाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपको देखना है कि 1 आवर में क्या चल रहा है, 5 आवर्स में क्या चल रहा है, डेली में क्या चल रहा है, वीकली में क्या चल रहा है। इन सब का जो भी मेजोरिटी होगा यही डायरेक्शन में आप 1 मिनट में ट्रेड कर सकते हैं विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस। तो ये एकदम जिस्ट है, दिस इज नॉट द बाइबल। काफी अलग अलग रणनीतियां होती हैं, लेकिन कम से कम आप बड़े टाइम फ्रेम्स का रुझान लेके ही छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करें, वो सबसे बेटर रणनीति होती है। आप देख लें कि अगर लॉन्ग टर्म ट्रेंड महीने भर के ट्रेंड में कैसा दिख रहा है, अगर महीने भर में भी तेज़ी है या वीकली में भी तेज़ी है और डे ट्रेडिंग में तेज़ी है, और सभी पैटर्न पे और सभी ये पैरामीटर पे आप जांच ले, उसके बाद ट्रेड करें हर जगह से 100% कंफर्मेशन मिलने के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगले दर्शक का सवाल लेते हैं। निशांत है मेरठ से। चांदी इन्होंने खरीद रखा है 58,500 रुपये के लेवल पर। अब जानना चाह रहे कि क्या टारगेट है, किस टारगेट के लिए वेट करना चाहिए। हालांकि आज अब नुकसान हो रहा होगा, काफ़ी गिर गई है चांदी। दीपेन जी ने तो कहा कि नीचे 1000 से 1200 रुपये नीचे और आए यहाँ से, तो आप खरीद सकते हैं। अब बीरेंद्र सर, अब आप बताइए इनको क्या करना चाहिए? 58,500 की खरीदारी की है इन्होंने, होल्ड करें, इनके टारगेट आएंगे और क्या टारगेट आएंगे? इसमें स्ट्रिक्टली 57,000 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। वैसे सिल्वर में पिछले 2 साल में कम से कम 7 बार 70,000 और कम से कम 7 बार 60,000 के नीचे भी देखा गया। मींस ये मार्केट 10,000 की मूवमेंट निरंतर दे रहा है। हर 6 महीने ये दोनों भाव दिखने को मिलता है, एक बार 60,000, एक बार 17,000। हिस्ट्री अपने सबकी नजर के सामने है। बट जब 70 होती है तो हमको लाख रुपया का भाव दिखने लगता है, और जब 60 होती है तब हमको 50,000 का भाव दिखने लगता है। तो मैं इसमें ऐसा मानता हूं कि अपनी खुद की स्टोरी के हिसाब से एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट प्री डिटरमाइंड होना चाहिए। अगले दर्शक है कृष्ण है दिल्ली से। कॉपर में क्या करें दीपेन जी? देखिए, बेस मेटल्स में हमने नीचे के लेवल से काफी अच्छी बाउंस बैक देखी है, लेकिन कॉपर उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो एक क्लियर इंडिकेशन है कि थोड़ी नेगेटिविटी है। तो अगेन बीरेंद्र सर ने ऑलरेडी बता दिया है कि ऊपर के लेवल्स पे आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप शॉर्ट सेलिंग में एक्सपर्टीज नहीं रखते तो कम से कम बाइंग अवॉइड कर सकते हैं। और मार्केट जब स्टेबल हो जाए, गिरना बंद हो जाए और बाकी कमोडिटीज बेस मेटल के साथ तेजी में पार्टिसिपेट करना शुरू करें, तभी आप बाय करने की कोशिश करें। अभी या तो बीरेंद्र सर के कॉल को फॉलो कर सकते हैं, या तो फिर वेट एंड वॉच की रणनीति अपना। यानी या तो आप वेट एंड वॉच करें, अब बीरेंद्र सर की
ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के साथ आप सेल कर सकते हैं ऊपर में 671 के लेवल पर 660 के टारगेट के लिए कल तक के लिए ट्रेड है। जो भी स्टॉप लॉस आपको बताए गए हैं बीरेंद्र सिंह की तरफ से 678 का, इसको जरूर लगा ले तभी ट्रेड करें, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड आप नहीं करें। अगले दर्शक मयंक गुप्ता हैं यूपी से। कॉपर पे तो आपके लिए कॉल यहीं पे है, मयंक की कॉपर पर भी जानना चाह रहे थे। अब जिंक में क्या ट्रेड लेना चाहिए? दीपेन जी क्या सलाह देंगे जिंक में मयंक को? देखिए आज के लिए तो कोई सलाह नहीं होगी बिकॉज ऑलरेडी 4.5% ऊपर है तो काफी रिस्की हो जाता है इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए। लेकिन थोड़ी डिप्स आती है तो वहां पे बाय करने की कोशिश करें। ट्रेंड अभी भी तेजी का ही लग रहा है और आउट परफॉर्मिंग कमोडिटी रही है। हमारा मानना ऐसा है कि थोड़े आगे के टर्म में आपको 352 355 के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली बाइंग ऑन डिप्स की रणनीति होगी, लेकिन थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आने से बिकॉज ऑलरेडी 4.5% से ऊपर है। अगले दर्शक है योगेंद्र नाथ सिंह है यूपी से। आगे सिल्वर माइक्रो का भाव बढ़ेगा क्या? इनका सवाल हो गया। सिल्वर माइक्रो पर का भाव क्या आगे बढ़ने वाला है? दूसरा सवाल एक और दर्शक का सिल्वर माइक्रो पर ही है। वो जानना चाह रहे हैं सिल्वर माइक्रो नवंबर फ्यूचर्स क्या 63,000 के भाव को पार करेगा? बीरेंद्र सर क्या जवाब देंगे? सिल्वर माइक्रो में तेजी दिख रही है आपको और ये तेजी नवंबर वाले फ्यूचर्स में क्या 63,000 तक भी जाती दिख रही है? मैं माइक्रो ट्रैक नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ वो जो रेगुलर सिल्वर है वो ट्रैक करता हूँ, तो मुझे इसका अंदाज नहीं लगेगा। क्या सलाह देंगे इनको दोनों दर्शकों को? देखिए ट्रेंड के हिसाब से तो डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि हम 63,000 के आसपास आते हुए देखेंगे प्राइसेस को, बिकॉज जब भी इंटरनेशनल मार्केट्स में बुक क्लोजिंग होगी और फेस्टिव डिमांड आएगी तभी आपको थोड़े अच्छे भाव देखने मिलेंगे। तो हमारा मानना ऐसा है कि 62.5 63,000 के भाव इस साल में देखने मिल सकते हैं। चाहे माइक्रो की बात करें, मिनी की बात करें या मेगा की बात करें। उसके साथ साथ हम ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ी और गिरावट यहाँ से आ सकती है 1000 पॉइंट्स की। तो वहां पे आप खरीदारी करके माइक्रो में तो आप डेफिनेटली अच्छे से स्टैगर्ड मैनर में आप बाइंग कर सकते हैं। तो हर 2000-3000 पॉइंट के नीचे जैसे जैसे आपका फाइनेंस एलोकेशन हो वहां पे आप सिल्वर को जमा कर सकते हैं। चलिए अब एक दर्शक है हितेश जैन मालवा से। कॉटन केक में क्या करना चाहिए और महाराष्ट्र में कॉटन की फसल कैसी है? बीरेंद्र सर। ओवरऑल फसल अच्छी है। महाराष्ट्र में थोड़ा डैमेज की बात हो रही है, बट अभी से कोई डैमेज की बात करना मैं थोड़ा जल्दबाजी समझूंगा, क्योंकि कॉटन की नेचर काफी रोबस्ट क्रॉप की है। अनलेस सीवियर लॉगिंग होता, वाटर लॉगिंग, तो अलग बात है। तो फिलहाल फसल पे तो मुझे ओवरऑल ब्राइट पिक्चर लग रहा है। कॉटन केक में फिलहाल थोड़ी शॉर्टेज लग रही है। फिजिकल मार्केट काफी तेज है और फ्यूचर्स में भी ऑलमोस्ट 300 रुपए की मजबूती है पिछले 15-20 दिन में। शायद नया कॉन्ट्रैक्ट जो है दिसंबर वाला, जो कि स्पॉट से करीबन 400 रुपया सस्ता है, तो उसमें मैं शायद 2400 के आसपास बाइंग प्रेफर करूंगा। पोजिशनल बेसिस पे स्टॉप लॉस थोड़ा वाइड है, मींस 2250 का 150 रुपये का स्टॉप लॉस, और इसका अपसाइड ऑब्जेक्टिव करीबन 2600 के आसपास का रहेगा। ये नई सीजन का कॉन्ट्रैक्ट है इसलिए, क्योंकि ये करंट कॉन्ट्रैक्ट तो थोड़े टाइम के बाद खत्म हो जाएगा। ओके। अगले दर्शक है अभिषेक यशवंत है दिल्ली से। इनके पास नेचुरल गैस के 7 लॉट है। 700 स्ट्राइक की पुट इन्होंने लिया है। बाइंग का जो लेवल है 31 रुपए पे खरीदा है और करंट रेट है 34 रुपए है। क्या करना चाहिए? आज अच्छी तेजी दिखा रहा है नेचुरल गैस। बीरेंद्र सर क्या सलाह देंगे इनको? इनके भाव आएंगे क्या? प्रीमियम में 7 रुपए का नुकसान हो रहा है, लेकिन हेवी लॉट है, 7 लॉट है इनके पास। नेचुरल गैस में करीबन मंथली रेंज मुझे 650 से 725 की लग रही है। तो मीन्स यहाँ से मुझे अपसाइड थोड़ी लिमिटेड लग रही है, डाउनसाइड थोड़ी ज़्यादा लग रही है। यूरोप में ये टॉप आउट हो रहा है, नाइमेक्स पे भी थोड़ा टॉप आउट हो रहा है। आज 3 दिन के बाद बाजार खुला था, कल से इसमें थोड़ी दबाव शायद देखने को मिलेगी। चलिए, तो ये सलाह है अभिषेक जी के लिए। शुक्रिया बीरेंद्र सर आपका, दीपेन जी आपका। आप लोगों ने वक्त निकाला और दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब दिए। तो कमोडिटी निवेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे स्वदेश विशेष। नमस्कार।